आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं को शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को विश्व लिवर डे के रूप में मनाया जाता है। आइए इस विशेष अवसर पर सुनते हैं डॉक्टर शिव कुमार सरीन, पद्म भूषण और डायरेक्टर, सीनियर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ हेपेटोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, नई दिल्ली का संदेश। आपका लिवर आपका जीवन बचाए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर आपका भोजन पचाता है, पित्त बनाता है, जो कि सारे शरीर की इम्यूनिटी को, सारे शरीर के फंक्शंस को मेंटेन करता है। जो आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, यूटिलाइज करना, एक्स्ट्रा हो उसको स्टोर करके रखना, आपकी ब्लड शुगर को, आपके कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स को मेंटेन करना, ये सारा लिवर का काम है। और हेल्दी लिवर एक बहुत सुंदर हर रोज सुबह आपकी बना के रखता है। पर लिवर के अंदर हम इसमें इतनी रेजिस्टेंस है, पर फिर भी हम अगर लिवर की रोज इंसल्ट करें तो लिवर बिगड़ भी सकता है। 3 चीजें लिवर को खराब कर सकती हैं। पहली, शराब, आप जानते हैं इसको अच्छे से। दूसरा, एक्स्ट्रा फैट। और तीसरा, वायरसेस। और ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बच सकते हैं। शराब, आप ध्यान रखें कि इससे ये एक टॉक्सिन है, नंबर 1 कार्सिनोजन माना जाता है। और अगर शराब का ऑल्टरनेटिव हो जिससे आपका मन खुश रहे तो वही बेटर है। ना पिए, ये ध्यान रखें। आज ये प्रतिज्ञा, ये शपथ लें। एक्स्ट्रा फैट या लिवर में जो चर्बी चढ़ती है, जिसे फैटी लिवर कहते हैं, भारत में लगभग 2 में से 1 व्यक्ति में एक्स्ट्रा फैट लिवर में है। ये फैट करती क्या है? अगर लिवर के सेल में 10% से ज्यादा फैट है तो उसमें इंसुलिन नहीं जाती। इंसुलिन नहीं घुसने से धीरे धीरे एक्स्ट्रा इंसुलिन बनने लगती है। शरीर को, पैंक्रियास को ज्यादा काम करना है और डायबिटीज डेवलप होने के आसार हो सकते हैं। तो डायबिटीज इन ए वे इज ए लिवर डिसीज। और यही फैट लिवर की अगर हमारे खून में जाती है तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। आप जाके टेस्ट कराते हैं, पता लगा कि कोलेस्ट्रॉल हाई है। वो आया कहाँ से? लिवर से। यही फैट जाके आर्टरीज में जमा होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं। हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, ब्रेन और कैंसर्स, इन सब में लिवर के एक्स्ट्रा फैट का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो ध्यान रखें कि लिवर फैट है, एक्स्ट्रा फैट अगर लिवर में है तो उसे बचाएं। जैसे लोगों को पता है कि भाई थोड़ा बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, दवाई लेते हैं, एहतियात रखते हैं, तो फैटी लिवर को इग्नोर ना करें। लिवर से फैट को घटाएं। और उसके बड़े आसान तरीके हैं। भोजन का, अपने वजन का और दिनचर्या का पूरा ध्यान रखें और जीवन को स्वस्थ बनाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉज है वायरसेस। हेपेटाइटिस बी सबसे कॉमन है। भारत के अंदर लगभग करीब 30 लाख लोगों में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। हम चाहते हैं कि ये लोग, जिनको भी है वायरस, अपने टेस्ट कराएं। जिनके परिवार में किसी को हेपेटाइटिस बी है वो अपना टेस्ट कराएं। सारे नए पैदा होने वाले न्यू बॉर्न्स को वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का 3 टीके कम से कम लगवाएं, जिससे उनमें नया इन्फेक्शन ना हो। जनरली माँ से बच्चे को ही हेपेटाइटिस बी जाता है, तो हमें हर प्रेग्नेंट वुमेन की टेस्टिंग और हर न्यूबॉर्न को वैक्सीनेशन इंश्योर करना चाहिए, जिससे भारत से हेपेटाइटिस बी निकल जाए। हेपेटाइटिस सी एक दूसरा वायरस का इन्फेक्शन है, पर इसका इलाज आसान है। 3 महीने से 6 महीने की दवाई से निकल जाता है। लिवर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं बताना चाहूंगा कि हम अगर खाने के अंदर लगभग 40 से 50% अनकुक्ड फूड रखें, नेचुरल फूड हैं, सैलेड्स हैं या स्प्राउट्स हैं, ऐसी चीजें रखें जो कि ऑयल या कार्बोहाइड्रेट के बिना है, तो हमारा भोजन अच्छा रहेगा। और हाँ, सूर्यास्त के बाद ना खाएं और सूर्योदय से पहले ना खाएं, ये आपके लिवर को ठीक रखेगा। हेल्दी लिवर रखने के बहुत फायदे हैं। आप सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, किडनी या लिवर डिजीज, कैंसर से बच सकते हैं। और ध्यान रखें, जिम्मेदारी आप तक सीमित नहीं है, आपके बच्चों तक भी सीमित है, और बच्चों तक भी है, और उनको भी बचाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो बच्चों का भी खान पान में ध्यान रखें और उनको वर्जिश, एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करें। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जनरल पब्लिक में, सब में
लिवर की हेल्थ की अगर अवेयरनेस आ जाए, मुझे लगता है हमारे भारतीयों की जिंदगी कई साल बढ़ जाएगी, स्वस्थ रहेंगे, हॉस्पिटल ना जाना पड़ेगा, डॉक्टर्स को नहीं दिखाना पड़ेगा। वर्ल्ड लिवर डे पे मैं आप सबको चाहूंगा एक संकल्प लेने के लिए कि लिवर के बारे में जानें, लिवर को ना बिगड़ने दें, और अगर किसी कारण से लिवर की कोई डिजीज है उसको सुधारने के लिए डॉक्टर्स की, अपने आप की सारी प्रयास करिए। कीप हेल्दी योर लिवर, हेल्दी लिवर, हेल्दी इंडिया। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शिव कुमार सरीन को वर्ल्ड लिवर डे पर। आप पद्म भूषण हैं, डायरेक्टर, सीनियर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ हेपेटोलॉजी हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, नई दिल्ली में। कॉस्मेटिक दंत चिकित्सा के बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनिए भेंट वार्ता। हमारे विशेषज्ञ हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर इंद्रजीत सिंह मेहता। आपसे बात कर रही हैं रश्मि गुप्ता। एक प्यारी मुस्कान किसी के भी चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देती है, लेकिन वही यदि आपके दांतों में कोई परेशानी है, टेढ़े मेढ़े हैं या फिर पीलापन लिए हुए हैं, तो इन्हें डेंटल ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कराया जा सकता है। तो आज हमारा यही विषय है, कॉस्मेटिक दंत चिकित्सा यानी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर IS मेहता। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री मतलब अपने आप को सुंदर दिखना, और कौन नहीं चाहता सुंदर दिखना। जी। पहले कुछ लोगों के लिए होता था इसलिए कि डेंटिस्ट कम थे, उसका चार्जेस ज़्यादा थे, पैसे ज़्यादा लगते थे, अवेयरनेस कम थी। लेकिन अब डेंटिस्ट भी बहुत हैं, पेशेंट की अवेयरनेस भी बहुत है और अफोर्डेबल भी बहुत है। इसलिए मैं सबसे ये कहूँगा, सुंदरता को बरकरार रखने के लिए ज़रूर करना चाहिए। और इसके लिए ब्रेसेस लगाते हैं, जिसको कि फिक्स वायर, रिमूवेबल वायर और अलाइनर्स 3 कैटेगरी में है। तो बाकी जी। कोई जल्दी चाहता है तो उसके लिए फिर कैपिंग वगैरह करके, वीनियर करके, मतलब ब्यूटिफिकेशन के लिए या ऑर्थोडेंटिक ट्रीटमेंट बोलें, उसके लिए आपको जो शॉर्टकट है वो ये वीनियर्स और कैप। सर, एक वाइटनिंग भी होती है, तो वाइटनिंग क्या चीज़ है? वाइटनिंग में कुछ केमिकल लगा के दांतों के ऊपर, उसमें लेज़र से, बिना लेज़र से उसको केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं विद इन लिमिट्स। वो भी ठीक है, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। उसके लिए मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर उससे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो उसको छोड़ के बार बार कराने के बजाय वीनियर्स, कैप या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ये करा के सुंदर करें। सर, जैसे आपने विनियर्स के बारे में बताया, तो विनियर्स लगाने के एक्चुअल में क्या क्या फ़ायदे रहेंगे, कितने टाइम तक वो उनकी लाइफ रहती है, और किस तरह से दांतों की या किस तरह की दांतों की कमियों को उनसे ढका जा सकता है? देखिए, वीनियर्स का काफ़ी फ़ायदा है। जैसे कुछ केसेस हैं जिसमें दांत बहुत पतले आते हैं, कमज़ोर आते हैं, ब्राउन कलर के आते हैं, वो उसमें फ्लोरोसिस बोलते हैं, जो कि जहाँ पानी में फ्लोराइड ज़्यादा होता है उनके दांत स्पॉटेड, ब्राउनिश, ब्लैकिश आते हैं। उनके लिए वीनियर बहुत अच्छा है। उसमें अगर वीनियर ठीक से लग जाए काफ़ी साल चलता है। इस कैटेगरी के लिए जिसमें दांत ब्राउन हैं, ब्लैक हैं या थोड़े ओवरलैपिंग है, उसमें अगर वीनियर लगाएं तो बड़ा यूज़फुल है। उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता। अच्छा। अगर कैप लगाते हैं तो उसमें पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो वीनियर के अपने एडवांटेजेस हैं, तो पहला ट्राई वीनियर से ही करना चाहिए। सर, वीनियर में होता क्या है, क्या चीज़ की जाती है? वीनियर एक किस्म का सेरेमिक की पतली लैब में बनी हुई एक लेयर होती है, जिसको दांत में थोड़ा सा प्रिपरेशन करके उसको सीमेंट के साथ फिक्स कर देते हैं। उसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस कलर से मैच करना है, जो दांत उसको सूट करते हैं मैच करके वो वीनियर लगा। वीनियर और कैप में ये फर्क है, वीनियर सिर्फ एक आउटर लेयर है जिसको हम अटैच करते हैं, और कैप पूरा आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से पकड़ के दांत को, क्योंकि उसमें ओरिजिनल दांत को छोटा करना पड़ता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो वीनियर ज्यादा बेटर है कैप से। कुछ लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है, तो क्या वो भी वीनियर से दूर किया जा सकता है? अगर वो गैप छोटा है तो वीनियर से किया जाता है, अगर गैप बड़ा है तो वीनियर नहीं उसमें सूट करेगा, वीनियर उसमें सक्सेस नहीं होगा, फिर तो कैपिंग ठीक रहेगी। सर, अलाइनर्स जो होते हैं वो काफ़ी ट्रेंड में है, खासतौर पे यूथ को बहुत ज़्यादा वो पसंद आते हैं। पहले होता था ब्रेसेस लोग लगाते थे, तो क्या ब्रेसेस और अलाइनर्स में कुछ डिफरेंस होता है या दोनों लगभग सेम है? एंड रिजल्ट दोनों का एक ही है, दांत को सीधा करना, टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना। लेकिन अलाइनर में ये फायदा है कि आप घर में बैठ के अपना ट्रीटमेंट करते हैं, आपको डेंटिस्ट के यहाँ नाप दे के और आपकी प्लेट्स वगैरह जो भी उसकी होते हैं बना के दे देते हैं, वो आपने घर में ही लगाना है, बार बार डेंटिस्ट का जाने की जरूरत नहीं। और जो ब्रेसेस हैं उसमें हर महीने एक बार जाके वायर को टाइट कराना होता है। फिर ब्रेसेस में
स्टील की ब्रैकेट्स होते हैं, टूथ कलर के होते हैं जी। वो सब, लेकिन एंड रिजल्ट एक ही, दांतों को सीधा करना या उनको सुंदर करना। जब भी हम किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को देखते हैं, खासतौर पे मुस्कुराते हुए, जिनके चमकते हुए चमकीले दांत नजर आते हैं, तो क्या उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, या वो भी कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री कराते हैं? जिनको कैमरे के आगे आना है खास तौर पे, जी जी। वो अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाके कुछ ना कुछ जरूर कराते हैं, जिससे वो सुंदर दिखें, अच्छे दिखें, प्रेजेंटेबल दिखें। जी सर, एक टर्म होती है बॉन्डिंग, उसमें क्या होता है? और क्राउन्स लगाना, जैसे आपने बताया कैप लगाई जाती है, उन्हीं को क्राउन लगाना कहते हैं? क्राउन मतलब एक किस्म के दांत के ऊपर कैप चढ़ाना। क्राउन बोलें या कैप बोलें, उसको क्राउनिंग या कैपिंग, वो उसके लिए अलग अलग सिचुएशन है। या तो दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उनको छोटे करके उनके ऊपर कैप लगाना, या दांत का एक्सीडेंट में टूट जाना, या उसमें केरीज की वजह से खराब हो जाना, उसमें ट्रीटमेंट करके फिर कैप लगा। और व्हाट अबाउट बॉन्डिंग? बॉन्डिंग एक मटेरियल है जो कि फिलिंग्स में भी काम आता है और सीमेंटिंग में भी काम आता है, वीनर की सीमेंटिंग। बेसिकली बॉन्डिंग मटेरियल जो है टूथ और फिलिंग मटेरियल के बीच में एक लिक्विड होता है, जिसको अल्ट्रावायलेट लाइट से हार्ड करके उसको चिपकाया जाता है कैप को या वीनियर को या फिलिंग्स को। तो सर इनकी लाइफ कितनी होती है, मतलब कितने टाइम तक ये रह सकता है? लाइफ का एक्चुअली कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, फूड हैबिट्स और उसकी मेंटेनेंस, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि बहुत सख्त चीज़ जैसे बादाम तोड़ना, अखरोट तोड़ना, वो कम करें। फिर खास तौर पे चॉकलेट और च्युइंगम, ये भी कई बार कैप और उनको बाहर निकाल देते हैं। तो हर डेंटिस्ट आपको इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस और रेस्ट्रिक्शंस दे के बताते हैं, जिससे कि काफ़ी लाइफ उसकी बेटर। कई बार तो 15-15, 20-20 साल चल जा सकते हैं, और कई बार डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर, प्लस मेंटेनेंस के ऊपर, प्लस पेशेंट अपने कैसे उसको रख रखाव करता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया कि पहले तो ज़रूरत हुआ करती थी तो लोग इस तरफ जाते थे कि उन्हें वाइटनिंग करानी है, लेकिन अब अपनी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए, ख़ासतौर पे जो हमारा यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों के प्रति अवेयर हो गया है कि हमें केवल गर्ल्स ही नहीं, बॉयज़ हों, यंगस्टर्स हों, उनके बीच तो बहुत ज़्यादा ये बात है कि हमें सुंदर दिखना है, हमारे दांत अलाइंड होने चाहिए, चमकने वाले होने चाहिए। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? पहले अवेयरनेस कम थी और अब अवेलेबिलिटी कम थी, अब अवेलेबिलिटी भी है, अवेयरनेस भी है। तो जिसको भी लगे उसको प्रॉब्लम है, जरूर अपने डेंटिस्ट से मिले, और जो भी उसके सुंदरता बढ़ाई जा सके, जिससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप। कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप को आप प्रेफर करेंगे कि मतलब इससे कम एज के लोगों को ये काम नहीं कराना चाहिए, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की तरफ नहीं जाना चाहिए? कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री 10 साल से पहले ब्रेसेस लगाना नहीं करते हैं। उसका कारण ये है, उसमें जो दांतों पे ब्रेसेस लगाते हैं जी, उनकी रूट्स कंप्लीट नहीं होती। अगर हमने उसमें तारें लगा दी तो उनके दांत की डेवलपमेंट रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी जी। इसलिए पहले हम एक्सरे इसीलिए करके देखते हैं कि दांत की रूट्स पूरी बन चुकी है कि नहीं जी। तभी ब्रेसेस या कोई भी ऐसी फोर्सेस जिसमें दांत के लगा के, चाहे लाइनर्स हो चाहे ब्रेसेस हो, कोई भी हो ऐसा जिसमें फोर्स लगा के दांत को आगे पीछे करना होता है, उसके लिए जरूरी है कि उसकी रूट फॉर्मेशन होना, रूट की ग्रोथ पूरी हो जाना चाहिए। यंग एज में ज़्यादातर केरीज की प्रॉब्लम आती है, जिसको कि कीड़ा लगना ज़्यादातर आम भाषा में बोलते हैं, कैविटीज, कैविटीज, कीड़ा लगना या केरीज, उनका ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम कराया जाए। और फिर कुछ बच्चों में रैम्पेंट केरीज होती है, मतलब एक दांत में आज आपने देखा, 2 में देखा, 6 में बाद 10-12 दांतों में दिख गया, तो उसमें ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है। जब प्रॉब्लम हो जाके उसको दिखा लें, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है कितने पीरियड में कितने दांत खराब होंगे। ज़्यादा फिलिंग्स भी नहीं टिक पाती हैं क्योंकि केरीज उनकी बड़ी फास्ट बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी हर 6 महीने में एक बार चेक कराने से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सर, आपने इतनी सारी ये बातें बताई विनियर्स के बारे में, और ब्रेसेस या अलाइनर्स, और एक इनविजिबल अलाइनर्स भी आजकल चल रहे हैं, वो कितने कारगर हैं? ये सारे ट्रीटमेंट कारगर हैं, सिर्फ इनविजिबल तो ऐसा फिक्स में ही आ जाता है, लेकिन अलाइनर्स जो हैं वो कॉस्टली पड़ते हैं, और इनविजिबल ब्रेसेस वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, और विजिबल में क्या है, स्टील के ब्रैकेट्स होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सस्ता पड़ता है। ओके। लेकिन कोई भी करा लें, ट्रीटमेंट का एंड रिजल्ट सबका एक ही है। तो ये सब परमानेंट है या इन्हें कुछ टाइम के बाद चेंज कराना पड़ता है, या इनकी कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस इनके लिए लेनी पड़ती है कि ये लंबे चलें? इस ट्रीटमेंट की हर एक के केस की टू केस टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। जैसे कि विनियर्स के लिए, या नहीं ब्रेसेस लगाए या लाइनर्स लगाए हैं, कुछ भी लगाए हैं, या वो इनविजिबल लगाएं, जी, सवाल यह है कि आपके दांत के इंडिविजुअल के कितना कॉम्प्लिकेटेड है,
कितनी उसमें ओवरलैपिंग है, कितने बाहर हैं। कई केसेस में तो हमें 4 दांत निकाल के करना पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है स्पेस कितनी हमने शिफ्ट करनी है, मूवमेंट कितना दांत का करना है। तो इसलिए टाइम ड्यूरेशन 1 साल से लेके 3-3 साल तक का हो, तो वो केस टू केस वेरी करता है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जो ब्रेसेस वगैरह है, ये सब कराने के बाद बहुत जरूरी है रिटेनर्स लगाते हैं, क्योंकि दांत को हमने शिफ्ट करके नई पोजीशन पे लाए, और अगर रिटेनर नहीं लाते हैं तो वापस आने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट 50% वापस आए थे। इसलिए जो भी अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट और अलाइनर्स कुछ भी करते हैं, उनको जरूरी है कि वो बाद में रिटेनर्स जरूर लगाएं। सर, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि जब वो हंसते हैं तो उनके दांतों के बीच कोई क्रिस्टल सा नजर आता है, वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? वो आजकल डायमंड लगाते हैं हम लोग दांत के ऊपर। उसमें अलग अलग 3-4-5 कलर के होते हैं, सफ़ायर, रेड कलर, ग्रीन कलर। अच्छा। तो वो कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक मींस एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक मैं कहूँ, जी। और ग्लैमर वर्ल्ड यू कैन से, ये उसमें आ जाता है, उस कैटेगरी में आ जाता है। कोई पर्टिकुलर सावधानी है कि ये लगाने के बाद जो पेशेंट है या जिन्होंने कॉस्मेटिक दंत चिकित्सा कराई है, उन्हें ये सावधानियां बरतनी चाहिए? जो लोग ब्रेसेस लगाते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ओरल हाइजीन को मेंटेन करना जी। क्योंकि ब्रेसेस में जितना भी चीज़ें हैं उसमें खाना फंसने के चांसेस बहुत रहते हैं। ओके। अगर ठीक से नहीं करेंगे उसको क्लीन मेंटेन नहीं करेंगे हाइजीन को, तो डेफिनेटली सेकेंडरी प्रॉब्लम यानी मसूड़ों का फूलना और ये इस तरह की जिंजाइवल प्रॉब्लम ये आने की। और विनियर्स के केस में? विनियर केस में सिर्फ फ्रंट से कोई हार्ड चीज या कोई ऐसी हिट ना करे, बाकी नॉर्मल रूटीन चलता है। सर, एक सवाल और चलते चलते मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे वाइटनिंग के लिए लोग अक्सर कहते हैं कि यदि आप वाइटनिंग कराओगे तो सेंसिटिविटी आ जाती है दांतों में, या फिर दांत मसूड़ों में जलन होने लगती है, या फिर दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ये एक मिथ है या एक्चुअल में ऐसा होता है? वाइटनिंग में ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा ये क्योंकि परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है जी। अल्टीमेटली केमिकल टचिंग है। कभी कभी कराने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई फ्रिक्वेंटली जाता है तो उसको थोड़ा सा हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द टीथ, मतलब दांतों में पानी लगना, हवा लगना, ये चालू हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि 1 बार 2 बार करा के देख लें, अगर बहुत जरूरी हो तभी कराएं, नहीं तो कोई इसका ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। हमारे लिसनर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने दांतों की सुरक्षा कर सकते हैं? मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जितना अच्छे से सफाई रखें अपने दांत की, मॉर्निंग इवनिंग में क्लीनिंग रखें जी। और खाने के बाद अच्छे से पानी को मुंह में घुमा के, कुल्ला करें नहीं करें बेशक पी जाएं, लेकिन खाने के जितने भी आइटम्स हैं उनको स्टिक नहीं करने दें, दांतों में चिपका ना रहने दें। ठीक से कुल्ला जरूर करें, ब्रश करें। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी बातें बताई कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के बारे में, स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। मोटापा क्या है, किस अवस्था को मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है और इससे कौन से रोग और जुड़ जाते हैं, ये सब जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये महत्वपूर्ण भेंटवार्ता, मोटापे से होने वाले रोग। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती से बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं के लिए ये जानना चाहूंगी कि मोटापा क्या है। पहले हम इसको समझते हैं और फिर हम जानेंगे कि ये किस तरह से हमें हानि पहुंचा सकता है। जी हाँ, मोटापा एक तरह से है कि आपके शरीर में कितनी वसा या चर्बी या फैट की एक्युमुलेशन है। ये फैट जब ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो ये आपके ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने लग जाता है और इसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और लैंसेट स्टडीज ने आप बताया है कि ये मोटापा एक तरह की बीमारी है। पहले हम सिर्फ कहते थे ये एक तरह का रिस्क फैक्टर है या हेल्थ कंडीशन है, बट अब इसको सीधे सीधे कहा गया है कि ये एक तरह का बीमारी है और इससे आपको किसी भी अंग के आपके फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपको हार्ट डिजीज हो सकती है या ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसको आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीज, स्ट्रोक हो सकता है। अगर वसा ज़्यादा हो जाए तो आपको रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, आपको स्लीप एप्निया हो सकता है, आपको ये वसा आपके लीवर में अगर चढ़ जाए तो NAFLD कहते हैं या मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड लीवर डिजीज कहते हैं। इन सब से ये ऑर्गन फेल कर सकते हैं। तो अब इसको वर्ल्ड में सारे डॉक्टर्स ने इसको एक तरह का डिजीज या बीमारी कही है जिसका इलाज बहुत जरूरी है और प्रिवेंशन भी बहुत बहुत जरूरी है।
मोटापे को मेजरमेंट के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको कि BMI कहते हैं। इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। इसमें आप पहले अपने वजन को किलोग्राम में मेजर करिए। जैसे किसी का वजन 50 किलो है तो 50, और उसको आप डिवाइड करेंगे आपकी हाइट या लंबाई, जो कि मीटर्स में होगी। जैसे कोई 5 फीट का आदमी है तो उसकी लंबाई हो गई 1.5 मीटर्स। 50 kg डिवाइडेड बाय 1.5 स्क्वायर। अगर इसका जो मेजरमेंट आता है, अगर वो 23 से ऊपर आता है, स्पेशली भारतीय और एशियन पॉपुलेशन में, हम उसको कहेंगे ये जो पेशेंट है या ये जो व्यक्ति है ये मोटापे से ग्रसित है। थोड़ा सा इसमें ये डिफरेंस है कि अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज का है जिनको कि उनके BMI इंडेक्स थोड़ा सा डिफरेंट लिया जाता है, उसमें जो 30 से ऊपर होते हैं उन्हीं को मोटापा कहा जाता है, 30 का BMI, जबकि भारतीय मूल के निवासियों को 23 से ऊपर को मोटापा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए है कि जो देखा गया है स्टडीज में, साइंटिस्ट ने देखा है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, इवन जब BMI 21 से ऊपर हो जाता है उनको डायबिटीज की शिकायत शुरू हो जाती है। तो 21 से ऊपर में उनको हेल्थ कंडीशन डेवलप होने लग जाती है, जिससे कि उनके ऑर्गन डिस्फंक्शन हो सकते हैं। दूसरा, एशियंस में ये देखा गया है कि उनके जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, जो चर्बी है, वो अंदर पेट के अंदर ज्यादा होता है। जो पेट की वसा है वो ज्यादा है, जो कि ज्यादा खतरनाक होती है कहते हैं। जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है उनकी वसा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कहीं मसल्स में, हाथों में, पैरों में और लोअर लिम्ब में, इनमें ज्यादा है। तो ये फैट उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि एब्डोमिनल ओबेसिटी होता है। और तीसरा ये है कि जो ये भी देखा गया कि जो एशियन पॉपुलेशन है, साउथ ईस्ट एशियन, उन लोगों को ये जो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन वाली डिजीज होती हैं वो लगभग 10 साल पहले आ जाती है। माननीय प्रधानमंत्री ने इसका मेंशन किया है कि अगर हम सिर्फ ऑयल इंटेक ही 10% कम कर दें तो भी काफी फर्क पड़ जाएगा उसको ओबेसिटी में। तो ये कहाँ तक सही लगता है आपको? बिल्कुल, जैसे कि ऑयल एक तरह का फैट ही है। अगर आपके डाइट में ज्यादा फैट होगा तो आपको ज्यादा ओबेसिटी होने के चांसेस है। ऑल्दो ओबेसिटी एक तरह से बहुत सारे चीजों के मिलन से होती है। आप खाने में जैसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी लें, ज़्यादा कैलोरी लें, और आप उसको एक्सरसाइज करके आप उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएं तो आपको वो जो कैलोरीज हैं वो आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा जेनेटिक फैक्टर भी होता है, तो उनको शुरू से एक्सरसाइज और ये सब चीजें रेगुलर रखनी चाहिए। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनवायरमेंटल फैक्टर में आपको एक्सरसाइज और उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। एक आपने बात मेंशन की कि कई बार जेनेटिक चीजें होती हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, फैमिलीज में रन करती हैं। लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है कि फैमिली में अगर नहीं भी हैं लोग ओबीज, तो भी बच्चों में बहुत ज्यादा इसकी टेंडेंसी देखी जा रही है। तो चाइल्ड ओबेसिटी इज अ प्रॉब्लम नाउअडेज एंड हाउ टू डील विद इट इज अ मेजर क्वेश्चन। तो क्यों बढ़ रही है, पहला तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, और फिर हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल, WHO का डाटा बताता है कि लगभग 4 गुना बढ़ गया है। पहले 2% था चाइल्ड ओबेसिटी, अब ये 8% हो गया है। ये बढ़ने के कारण भी बहुत सारे हैं। एक तो हमारे जैसे ईटिंग हैबिट्स बहुत चेंज हो गई है, बहुत सारे जंक फूड हमारे फूड हैबिट्स में आ गए हैं। हमारे घरों में आसपास खेलने की जगह भी बहुत कम हो गई है। हम लोग जैसे दोनों पेरेंट्स भी वर्किंग है, तो हम लोग बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इस कारण बहुत से बच्चे टीवी और ये स्क्रीन टाइम, मोबाइल में बहुत सारा टाइम वो उसमें बिता रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोग ये जो मोटापा है बच्चों में बढ़ता जा रहा है, और ये एक तरह का प्रिकर्सर है। जो बच्चे बचपन में ही मोटापे से या ओबेसिटी से ग्रसित होंगे, वो बड़े होकर उनको ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है, और ओबेसिटी की वजह से जो ये बीमारियां हैं, जो हार्ट डिजीज़ हैं, ये सब भी उन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए हमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसकी कोई दवाई का उतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमें शुरू में ही, बचपन में ही इस ओबेसिटी को कंट्रोल में लाना चाहिए, और बच्चों को इस तरह से हमें ग्रो करना चाहिए कि वो रेगुलर एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दे, और जो स्क्रीन टाइम और मोबाइल है, और हमें बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे हमारे श्रोताओं को भी और उनकी फैमिली मेंबर्स को? सबसे जरूरी तो है कि जैसे लोग होते हैं, कुछ खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो हमें जीने के लिए खाना है, और जब आपको लगे कि आपको चाहे
चाहे बहुत स्वादिष्ट खाना भी मिले तो आप इतना ही खाइए जिससे कि आपका बस पेट जस्ट भूख खत्म हो जाए। तो आपको अमाउंट या मात्रा भी काफी कम करनी पड़ेगी। आपको ये जो तली हुई चीजें हैं बहुत सारी, इन सब पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। टेक मोर एंड मोर ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और जो आपका जो घी और देसी घी फिर भी कुछ अमाउंट में आप ले सकते हैं, बट इसके अलावा जो रिफाइंड ऑयल है उस तरह के घी को ना लीजिए। और इसके अलावा फल फूल आपको रेगुलर लेना है। फ्रूट जूस भी अवॉइड करने हैं। फ्रूट जूस में आपको फाइबर्स नहीं होते हैं, अच्छा। दे आर हार्मफुल। तो एनी और रिफाइंड ये कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मैदा के बने हुए वाइट ब्रेड्स हैं, ये सारी चीज़ें भी जब आप लेते हैं, और जो आपके ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और इन सब से क्या होता है कि सडनली आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और शुगर मिलते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन रिलीज होता है, उससे आपको और क्रेविंग होती है, आप और खाते हैं और चिप्स खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से कैच 22 सिचुएशन में ले आती हैं कि आप खाते हो, उसके बाद आपको और खाने का मन करता है। ये सारी चीज़ों में थोड़ा सॉर्ट ऑफ एडिक्शन सा लग जाता है। या इट्स एडिक्टिंग, वेरी हाई सॉल्ट होता है, बहुत शुगर होता है, रिफाइंड आपका ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सडनली आपको बहुत ज़्यादा स्पाइक कर देते हैं आपके शुगर्स लेवल को, और बॉडी उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज करती है, फिर आपको सडनली और क्रेविंग हो जाती है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सारी बीमारियों को न्योता देना है अगर आप मोटे हैं, और आपने बीएमआई का भी जिक्र किया, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं? आजकल रिसेंटली गाइडलाइंस आई हैं, एक लैंसेट कमीशन से भी गाइडलाइन आई है ओबेसिटी की, दूसरी भारत से भी डॉक्टर मिश्रा जो कि एम्स ग्रुप से उन्होंने पब्लिश की है। उन्होंने एक तो बीएमआई के अलावा एक और मेजरमेंट बताया है जो कि इजी है सबके लिए याद रखना और मेजर करना। तो भारतीय मूल निवासियों के लिए अगर कोई फीमेल है, लेडी है, अगर उसकी कमर की जो लेंथ है अगर वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे उसको मोटापा है। दूसरा, मेल्स में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो भारतीय मूल के निवासी को मोटापा कहेंगे। तो मोटापे दो तरह के होते हैं आजकल जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। मोटापे कैटेगरी 1 में जस्ट आपका बीएमआई या जो कमर की चौड़ाई है वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, बट उनको कोई भी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि मोटापे की वजह से होती है। और जो कैटेगरी 2 है, सब कैटेगरी 2 है मोटापे की, उसमें बहुत सारी बीमारियां होती है। उसमें जैसे अगर आप मोटे हैं तो ऑब्वियस है आपके जो वजन की वजह से घुटने में प्रॉब्लम होगी, तो उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी हो गया या घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसी तरह जो बहुत मोटे होते हैं उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, चलने में सांस फूलने लग जाती है। इसी तरह सोते समय उनको बहुत खर्राटे आते हैं और जिसको कि हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। तो उसका सिंपल से इलाज है, अगर आप वेट कम कर लेंगे तो आपको ये खर्राटे नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी जो वसा है, चर्बी है आपके गले में, नेक में, जो आपकी जो सांस की नली है उसके सामने चारों तरफ फैट जमा हो जाता है। तो वो अगर वेट कम करेंगे और कुछ हेल्थ कंडीशन जैसे हाइपोथायराइड ये सब कंट्रोल करेंगे तो उसी से वो ठीक हो सकता है, आपको और कोई ट्रीटमेंट की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जिन लोगों को मोटापा होता है उनको डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है, और शुरू में वो प्री डायबिटीज़ होती है, शुगर 126 जो भूखे पेट है हम कहते हैं उससे ऊपर को डायबिटीज़ है, पहले वो 100 से 126 के अराउंड रहती है। जब मोटापा कंट्रोल नहीं होता, आप डाइट कंट्रोल नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ नहीं होती है, तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है। तो वो डायबिटीज़ धीरे धीरे आपके आँखों में असर कर सकती है, आपके किडनी में असर कर सकती है, आपके नर्व में असर करेगी, तो आपको नमनेस, टिंगलिंग या आपको ये टच की सेंसिटिविटी ये सारी चली जाएगी। तो इस तरह की न्यूरोपैथी भी हो सकती है। तो डायबिटीज़ इज़ पार्ट ऑफ अ ओबेसिटी डिजीज़। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट आजकल आ रहा है कि NAFLD जिसे पहले कहते थे, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, आजकल उसी को MAFLD भी कहते हैं। उसमें ये जो वसा है, चर्बी आपके लीवर में बैठ जाती है, फिर वो फैटी लीवर कर देती है। धीरे धीरे फैटी लीवर आपके लीवर को नुकसान करने लग जाता है, आपके लीवर के जो एंजाइम्स है, जो टेस्ट है, वो एबनॉर्मल होने लग जाते हैं, और 10 से 12 साल बाद आपका लीवर फेल कर सकता है। और जिसका इलाज सिर्फ सिंपल है कि आप वजन कम कर लें और खाने में परहेज करें जिससे कि आपको फैटी लीवर ना हो। इसी तरह एक जो कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है कि जो वसा है, चर्बी आपके खून की धमनियों में बैठ जाती है, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। और यही चर्बी जब आपके ब्रेन की नसों में बैठ जाती है, धमनियों में, तो आपको स्ट्रोक या लकवा मार सकता है। यंग लोगों में और एडोलेसेंट और बच्चों में मोटापा बहुत ज्यादा आ रहा है। इसी वजह से कुछ जैसे यंग लड़कियों में मोटापे की वजह से PCOS की तकलीफ हो जाती है, जिससे कि
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। उसमें लड़कियों का वजन ज़्यादा होता है, उनको कई फेस में और अलग डिफरेंट जगहों में बाल आने की तकलीफ हो जाती है, जिसको कि हिर्सुटिज्म कहते हैं। उनको जो माहवारी है वो टाइम पे महीने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा आफ्टर प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हो जाती हैं, कंसीविंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। बेस्ट रहेगा प्रिवेंशन करें, मोटापे को आने ना दें, और आ गया तो टाइम पे रोकथाम करें। जैसा आपने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो क्यों ना हम आज सजग हो जाएं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही है और वो चाहते हैं कि हम फिट हों, हमारी कंट्री फिट हो, तो आज से ही प्रण करें कि हम अपने मोटापे पर कंट्रोल करेंगे। तो धन्यवाद देना चाहिए डॉक्टर साहब को स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। मोटापे से होने वाले रोग, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर घनश्याम पांगते से। इसी के साथ स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।